माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 121 श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके। ऑनरेबल मेंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 121। माननीय सदस्य पहले प्रश्न संख्या बोले फिर बैठ जाए, फिर माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या संसदीय क्षेत्र अहिल्यानगर उर्फ अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक अत्यंत गंभीर व तातडीचा प्रश्न या सभागृहाच्या माध्यमातून मांडू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे मोसंबी, संत्रा, कागदी लिंबू यासारख्या बागायती फळबागांना तसेच कांदा, द्राक्ष आणि डाळिंब यासारख्या प्रमुख पिकांना अत्यंत मोठे नुकसान झाले आहे। प्रचंड सड आणि खराब झाल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झाले आहे। तसेच केंद्र शासनाच्या नाफेड आणि NCCF मार्फत राज्यात खरेदी केलेल्या कांद्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे सुमारे 100 ते 150 कोटी रुपयापर्यंत देयक अद्याप अडकलेले आहे। त्यामुळे अत्यंत बिकट परिस्थितीत असलेले शेतकरी आत्महत्येसारखे कठोर पाऊल उचलण्यास मजबूर होत आहे। मी हेही मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या बागायती पिकांचे नुकसानीचे पंचनामे महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण करून सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे का? आणि मी हेही विचारू इच्छितो की नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांसाठी विशेष नुकसान भरपाई पॅकेज मंजूर केले आहे का? आणि मंत्री महोदयांनी ही सांगावी की नाफेड व NCCF खरेदी शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहे का? जर नाही तर मंजूर झालेली रक्कम कधीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या। माननीय सदस्य, मुझे एक मिनट, आप लिख के लाया करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रश्न को संक्षिप्त में लिखना। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले मैं देश के किसानों को प्रणाम करना चाहता हूं। 2024-25 में फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.732 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है। और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन, और ये सरकार की नीतियों के कारण भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जोत के छोटे छोटे आकार हैं। किसान दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, इसमें फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। इस बार भी प्राकृतिक आपदा आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी आई, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं महाराष्ट्र भी गया था, पंजाब भी गया था और जम्मू और कश्मीर भी गया था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। SDRF के अंतर्गत पहले से ही फंड उनको उपलब्ध कराया जाता है ताकि तत्काल राज्य सरकारें राहत दे सकें। इसकी एक किस्त जून में और दूसरी किस्त दिसंबर में हम देने का काम करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, SDRF के अंतर्गत 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए 1,28,122 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, ताकि तत्काल राज्य सरकारें प्रभावित जनता के लिए राहत पहुंचा सके। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले SDRF के नियमों में 50% से ज्यादा नुकसान हो
तो ही राहत की राशि दी जाती थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब 33% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी। ये फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ में 4 से लेकर 14 के बीच केवल 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़ाकर अब 1,24,000 करोड़ रुपया हो गया है। और एनडीआरएफ का बजट 28,000 करोड़ रुपया था, उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हमने महाराष्ट्र में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नुकसान हुआ है उसकी प्रारंभिक भरपाई राज्य सरकार वहां कर रही है। और महाराष्ट्र को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 18,249 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो एक तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत राज्य सरकार को फंड उपलब्ध कराते हैं, वो किसानों को राहत की राशि वितरित करती है। महाराष्ट्र में भी की जा रही है। और दूसरा हमारा प्रमुख काम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, जो विशेषकर फलों के लिए और सब्जियों के लिए विशेष रूप से लागू की गई है। पिछले साल 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे 3,69,00,000 किसानों को 26,342 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र अकेले में, और जिनमें से पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,233 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महाराष्ट्र में माननीय सदस्य ने जो बताया, वहां भी किसानों को भरपूर सहायता की जाएगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फसल के नुकसान की भरपाई तो हम करते ही हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार है। भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाता है। अगर हमारे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय भैंस 37,500 रुपया। अगर भार ढोने वाले पशुओं का, बैल या ऊंट जैसे, उनका नुकसान होता है तो 32,000 रुपये, बकरी भी मरे तो 4,000 रुपये, और मुर्गा मुर्गी मरे तो भी 100 रुपया कम से कम एक मुर्गा मुर्गी पर देने का काम किया जाता है। तो हर तरह के नुकसान को कवर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि खेतों में गाद अगर जम जाए, रेत अगर जम जाए, सिल्ट जमा हो जाए तो भी 22,000 रुपए की राशि प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। महाराष्ट्र में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, राज्य सरकार चूंकि क्रियान्वित करती सारी चीजें, वहां धन की कोई कमी केंद्र सरकार नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार प्रभावित, आपदा प्रभावित किसानों के साथ सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत गारपिटीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या बागायती पिकांच्या नुकसानीचे आकलन करताना वारंवार तांत्रिक अडचणी येतात। तसेच मोबदला वितरणात वारंवार विलंब होतो। दिलेला मोबदला अपुरा असतो आणि विमा कंपन्यांकडून दावे नाकारण्याचे प्रमाण अधिक असते। या सर्व गंभीर बाबीवर लक्ष केंद्रित करून या योजनेच्या मार्गदर्शक दिशा निदर्शनामध्ये त्वरित बदल करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? आणि डिजिटल पंचनामा अनिवार्य करून 30 दिवसाच्या निश्चिती कालमर्यादेत शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे भुगतान सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती प्रभावी यंत्रणा लागू करण्याचा सरकारचा विचार करत आहे का? तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जलद आणि शेतकरी केंद्रित बनवण्यासाठी सरकारने कोणती नवीन तातडीने पावले उचलली आहेत? जितना लंबा पूछोगे मंत्री जी उतना लंबा जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी हर योजना किसानों को केंद्र में बनाकर बनाई गई है। जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये 2 योजनाएं हमारी है और इनका आकलन एक का होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर राज्य सरकार करती है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जितना उत्पादन कम होता है उस आधार पर नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ती है।
और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में ज़्यादा बारिश, कम बारिश, बढ़ता हुआ तापमान या हीट वेव, कोल्ड वेव, इसका आकलन करके फसल के नुकसान की संभावनाओं के आधार पर नुकसान का आकलन करके बीमा कंपनी इसकी भरपाई करने का काम करती है। और अकेले महाराष्ट्र में माननीय अध्यक्ष महोदय 26,342 करोड़ रुपया, और पूरे देश में 16 से ये फसल बीमा योजना बनी है। 1,90,000 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया है। हमने एक संशोधन और किया है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम देने में देर करेगी तो औपचारिकताएं पूरा होने के बाद जितनी देर करेगी 12% की दर से ब्याज की राशि भी किसान को उनको देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। और इसलिए माननीय सदस्य आश्वस्त रहे, वहां पूरा आकलन हो रहा है और आकलन होने के बाद किसान को पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। संदीपन राव आसाराम बुमरे, ऐसे नहीं खड़ा होगे, कभी मौका नहीं मिलेगा आपको। बैठ जाइए। नो, ये तरीका नहीं मिलेगा मौका। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप खड़े रह जाइए। संदीपन राव आसाराम बुमरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या लोकसभा मतदारसंघातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे जिल्ह्यातील बागायती पिकासहित फळबागांचे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत। तसेच कांदा, द्राक्षे, डाळिंब, मोसंबी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लाखोंचे नुकसान होऊन शेतकरी हातात झाला आहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की माझ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यासाठी एनडीआरएफच्या नेहमीच्या निकषापेक्षा अधिक असलेले विशेष वित्तीय पॅकेज मंजूर केले आहे का? जर केले असेल तर या पॅकेजची प्रति हेक्टरी रक्कम किती आहे? आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीच्या दाव्यांचे जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलत आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळू शकेल? माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि फसलें, बागवानी फसलें और वार्षिक प्लांटेशन के लिए जहां फसल की हानि 33% से अधिक है, वहां 17,000 रुपया तक पर हेक्टर की दर से एसडीआरएफ की तहत राशि देने का प्रावधान है और 12मासी फसलों में 22,500 रुपया दिया जाता है। वैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी राहत की राशि या मुआवजा देने का प्रावधान है। आकलन में मैंने जैसा निवेदन किया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा या फिर मौसम आधारित फसल बीमा योजना अगर उन्होंने अपनाई है राज्य ने, तो उसके आधार पर आकलन करके किसान के खाते में पैसा डाला जाएगा। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं खुद भी महाराष्ट्र होकर आया हूं। नुकसान की जितना नुकसान हुआ है आकलन के आधार पर जितनी राशि होगी केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी दिलाएगी और एनडीआरएफ के तहत राज्य को भी हम राशि देने वाले। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिवेदन आ गया, उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार को भी सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार भी वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में किसानों को राहत की राशि दे रही है। श्रेयस पटेल। Thank you, Honorable Speaker, sir. Supplementary question to start question number 121. Sir, Hassan district covering 8 taluks with major coconut growing areas in Hodenarchipura, Arsikere, Chandraipatna, Kadur and Hassan taluk has nearly 1.18 lakh hectares under coconut cultivation. Farmers are facing severe losses as pests such as Rugose whitefly have affected around 82,000 hectares. Black-headed caterpillar over 10,500 hectares, and diseases like stem bleeding and Ganoderma wilt have together impacted more than 16,500 hectares across the district, sir. In view of extensive pest and disease-induced yield loss, may I know through you, sir,
whether the government will provide special compensation or enhanced assistance to coconut farmers in my district, Hassan district, sir. Thank you so much, sir. माननीय सभापति महोदय, नारियल की खेती से संबंधित प्रश्न भी आगे है, मैं उस पर पूरा जवाब दूंगा। मैं स्वयं भी गया था कोयम्बटूर, हमने उस फसल का भी आकलन किया है, विशेषज्ञों की टीम भी भेजी है और कीट प्रकोप से बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी हमने निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूँ शायद चौथा नंबर का प्रश्न इसी पर है, तब मैं विस्तार से उत्तर दूंगा। लेकिन कहीं भी अगर कीटनाशकों के कारण भी नुकसान होता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दिनों ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है और उससे मुआवजा दिलाने का काम भी किया है। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा और अगर किसी कीटनाशक के कारण फसलों का नुकसान हुआ होगा तो जो भी कंपनी संबंधित होगी उसको मुआवजे की भरपाई भी करनी पड़ेगी। श्री नरेश उत्तम पटेल। मैं माननीय मंत्री जी ने किसान फसल बीमा दुर्घटना में मदद की, फसलों के नुकसान में मदद कर रहे हैं। एक मेरा सुझाव है कि किसानों की फसलें जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से पूरी की पूरी नष्ट हो जाती मानवर, और आप जहाँ के हैं हम भी बॉर्डर के आपके हैं, आवारा पशुओं से और जंगली जानवर से क्या मानवर वो फसल बीमा में उसको भी शामिल करेंगे? बात है सदन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कई संशोधन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए। जब उधर की सरकार थी मान्यवर, तब स्थानीय आपदा का कोई प्रावधान ही नहीं था। हमने बढ़ा के, पहले तहसील को केवल इकाई माना जाता था, हमने गांव को इकाई बना दिया और फिर स्थानीय आपदा को शामिल करके अगर एक किसान का भी नुकसान होता है तो उसको भी फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, ये प्रावधान किया हमने। अब ये भी विचार किया माननीय अध्यक्ष महोदय कि जंगली जानवरों के कारण भी फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान होता है और उस नुकसान के लिए किसान जिम्मेदार नहीं होता, और इसलिए हम दो तरह के प्रावधान, एक जंगली जानवरों से अगर नुकसान होगा तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जल प्लावन के कारण, पानी भरने के कारण अभी बारिश ऐसी आती कि 15-15 दिन तक नदियों का पानी खेतों में भरा रहता है और फसलें पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा जल प्लावन के कारण, फसल डूबने के कारण जो फसल नष्ट होती थी वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं थी। लेकिन ये तो मोदी जी की सरकार है, जहाँ नुकसान होगा वहाँ भरपाई की जाएगी। इसे जल प्लावन के कारण भी फसलों को नुकसान होगा तो वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिट्टू जी शामिल किया जाएगा। जैसे पंजाब में नुकसान हुआ, हम उसको भी शामिल करने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर, एक महत्वपूर्ण बात जो सदन की अपेक्षा आकांक्षी थी, आज मंत्री जी ने बता दिया। इससे शायद, क्यों नरेश जी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 122 122। क्वेश्चन नंबर 122। आप अभी बोलिए। अभी बोलो मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पे रख दिया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को मैं इससे वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद पर प्रभावी कदम उठा करके इस राष्ट्र विरोधी ताकतों पर नकेल कसने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्षों से चली आ रही नक्सलवादी उग्रवाद की समस्या का उन्मूलन पिछले सरकारों में क्यों नहीं हो रहा था? वर्तमान सरकार ने इसके उन्मूलन हेतु क्या क्या प्रभावी कदम उठाए हैं एवं इसके क्या परिणाम निकले हैं? अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में 3 प्रश्न है महोदय, कोशिश करूंगा कि संक्षेप में मैं इसका उत्तर। महोदय, वामपंथी उग्रवाद, आप संक्षिप्त में कर लो, फिर कभी मांगेंगे तो चर्चा करा देंगे इस विषय पे ना। अभी संक्षिप्त में जवाब। जी, जब जैसा आपका आदेश होगा महोदय।
वामपंथी उग्रवाद को न तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के लोकतंत्र पर भरोसा है। महोदय, इन वामपंथी उग्रवादियों ने हजारों हजार निर्दोष लोगों की हत्या की है, हजारों हजार बच्चों को अनाथ बनाया है और हजारों हजार मां बहनों की मांग की सुहाग उजाड़ा है। महोदय, लेकिन कह रहे थे कि इतने दिनों से उग्रवाद चला रहा था तो उसकी समाप्ति का कारण या पहले क्यों नहीं समाप्त किया गया। मैं कहना यह चाहता हूं कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या वर्ष 1967 से ही है और एक समय था जब तिरुपति से पशुपति से तिरुपति तक के उस क्षेत्र को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था या कहलाता था, लेकिन अब यह सिमटकर अब थोड़ा रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। महोदय, अब वह बचने वाला नहीं है। पहले की सरकारें राज्य की समस्या मानती थी इसको, जिसके कारण केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद पर न कोई ठोस नीति अपनाई, न ही कोई इसके खिलाफ सशक्त कार्रवाई की पहल की। लेकिन मोदी सरकार ने वामपंथी के खिलाफ एक समग्र और प्रभावी ठोस नीति बनाई है। जहां केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद के सफाया का संकल्प लिया है, केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बना रहा है। प्रभावी कदम के विषय में उन्होंने पूछा है महोदय, तो मोदी सरकार ने इस हिंसक उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाते हुए समग्र नीति एवं कार्य योजना बनाई है। इसके तहत विभिन्न सुरक्षा एवं विकास के उपाय किए गए हैं। राज्यों को सीएपीएफ बटालियन दी गई है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत 3,523 करोड़, विशेष अवसंरचना योजना के तहत 1,757 करोड़, विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 3,848 करोड़, ACAWEMS के अंतर्गत 1,218 करोड़, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए 210 करोड़, 706 किलेबंद पुलिस स्टेशनों की अनुमति दी गई। प्रशिक्षण के उत्तम और समुचित व्यवस्था की गई। 1133 युवाओं की भर्ती कर सीआरपीएफ की बस्तर के क्षेत्रों से बस्तरिया बटालियन का गठन किया गया। 20,815 करोड़ रुपए की स्वीकृति से 17,573 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का निर्धारण हुआ, जिसका 85% कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 10,671 मोबाइल टावर, 4,496 करोड़ की लागत से 46 ITI, 49 कौशल विकास केंद्र, 11 केंद्रीय विद्यालय, 6 नवोदय विद्यालय, 258 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 6,025 डाकघर, 1,804 बैंक ब्रांच। और भाई क्या कदम उठाए गए हैं जिसका प्रभाव बोलना आधे मिनट में महोदय 1,331 ATM खोले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है महोदय, इसके जो परिणाम आए हैं 2004 से लेकर मई के 2014 तक हिंसा की घटनाएं 16,135 हुई थी, जो जून 2015 से मई 2025 तक घटकर 7,031 हो गई है, यानी कि 56% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु जहां उन 10 वर्षों में यानी 2010 से 14 में 4,684 हुए थे, इन 10 वर्षों में मोदी सरकार के 10 वर्षों में घटकर 1,404 हो गया है। इसमें 70% की कमी आई है।
मृत्यु सुरक्षा बलों की मृत्यु जहां 1824 होते थे वह घटकर 464 हो गया है। इसमें 75% की कमी आई है और कुल मृत्यु 6508 जो 2004 से 14 के बीच में हुआ था उसमें 71% की कमी आई है और यह मृत्यु 1868 रह गया है। महोदय, पहले 10 प्रभावित राज्य थे, अब 5 प्रभावित राज्य हैं। पहले 2014 से 4 के बीच प्रभावित जिले 126 थे, अब प्रभावित जिले 11 बच गए हैं। 91% की कमी आई है और प्रभावित थाने 2004 से 14 तक 465 थे, जिसमें 2010 भी है। 2025 में यह घटकर 106 यानी 77% की कमी आई है। महोदय, माननीय मंत्री जी, सदन इस पर अगर डिटेल चर्चा मांगेगा तो मैं डिटेल चर्चा अगर कोई लिख के दे दूंगा तो मैं अलाउ कर दूंगा। जब आप बता देना पूरा। अभी प्रश्नकाल है जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आजकल लगभग प्रतिदिन माओवादी कैडरों के हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने की खबरें सुनने को मिल रही है। ओके। आज आप माननीय विपक्ष के उपनेता हैं, सदन की गरिमा रखें। जब मैंने एक बोल दिया, विषय बोल दिया तो आप बैठे प्लीज। नो। माननीय अध्यक्ष जी, आजकल प्रतिदिन माओवादी कैडरों के हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने की खबरें मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिल रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आप इन आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है कि वहां फिर से उनके जीवन यापन और उनके परिवार आम जनों में मिल करके यह समान जीवन जीने का काम शुरू करें। महोदय, सरकार के सुरक्षा तंत्र और आसूचना तंत्र के सुदृढ़ करने के लिए प्रयास के कारण जून 2019 से अब तक 29 नक्सली लीडर्स न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसी वर्ष 14 CCM, PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से अब तक 1106 LWE कार्डर मारे गए हैं, 7311 अरेस्ट हुए हैं और 5571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। महोदय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को तत्काल अनुदान एवं वित्तीय सहायता दी जा रही है। महोदय, जैसे उच्च कैडर को 5 लाख, अन्य कैडर को 2.5 लाख, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वालों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण हेतु 3 वर्षों तक 10,000 मासिक दिया जा रहा है। महोदय, गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर पुनर्वास नीतियां बनाई है, जिनमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के कंजरवेंस सुनिश्चित किया गया है। इनमें पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास संस्थानों में प्रवेश में वरीयता, शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति, घायल या अपंग व्यक्तियों को राहत राशि, मुफ्त उपचार, कृषि भूमि, आवासीय भूमि की सहायता, रोजगार, औद्योगिक अनुदान, दिव्यांग जन योजनाओं को प्राथमिकता, महिलाओं को राहत राशि योजनाओं में प्राथमिकता, कुटीर उद्योग से रोजगार एवं बाजार की सुविधा, बाजार में निःशुल्क दुकान सुविधा, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, पुलिस सहयोगियों को भी कृषि भूमि, आवासीय भूमि महोदय दी जा रही है और DDU आवास योजना में 2% आरक्षित किया गया है। पुनर्वास नीति का लाभ अब तक इस वर्ष 2167 माओवादी ले चुके हैं, जिन्हें अब मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। इससे शेष बचे कैडर को भी मुख्य धारा में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है। अब इतने सारे प्रश्न पूछने वाले हैं, फिर मंत्री जी एक क्वेश्चन पे फिर पूरा प्रश्नकाल।
इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री ईश्वर शामी के ईश्वर शामी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। ऑनरेबल मेंबर। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் தமிழ்நாட்டின் இயற்கைக்கு பெயர் போன பொள்ளாச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய உறுப்பினர். பொள்ளாச்சி என்று சொன்னாலே தென்னைக்கு புகழ் பெற்றது. பொள்ளாச்சியினுடைய இளநீர் உலக புகழ் பெற்று விளங்குகின்றது. பொள்ளாச்சி பகுதியில் தேங்காயினுடைய உற்பத்தி கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் ஒரு மரத்திற்கு 60லிருந்து 70 வரை உற்பத்தியாகி வந்தது. தற்போது அது 40ஆக குறைந்திருக்கிறது. இது அமைச்சகம் கவனத்தில் கொண்டுள்ளதா? அப்படியானால் முன்மொழியப்பட்ட தேங்காயின் தொகுப்பு திட்டம் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் மரங்களை பாதிக்கும். ரூகோ சுழல், வெள்ளையை தொற்று, கேரள வேர்வாடல் நோய் போன்ற சவால்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? இது சம்பந்தமாக அரசு ஏதேனும் திட்டம் உள்ளதா என்பதை அமைச்சரிடம் அறிய விரும்புகிறேன். माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश नारियल के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल नारियल उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है, बल्कि 30,779 करोड़ रुपए का योगदान हमारी जीडीपी में नारियल अभी दे रहा है। और 4,349 करोड़ रुपए के नारियल का हमने एक्सपोर्ट भी किया, निर्यात भी किया है। दक्षिण के राज्य नारियल प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य है। और जैसा माननीय सदस्य ने यहाँ बताया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित पोलाची भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 1.2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पोलाची क्षेत्र में राइनोसेरस बीटल, रेड पाम बीबल, रूट बिल्ट, गड़ोर डर्मा जैसे प्रमुख रोग एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन रोगों के अटैक के कारण नुकसान यहाँ काफी हुआ है, ये बात सच है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 काम हम लोग कर रहे हैं। एक, इन रोगों से निपटने के गंभीर प्रयास। जो रोग मैंने बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, कीट और रोग प्रकोप की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने व्यापक आकलन और नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से मैं भी स्वयं भी कोयम्बटूर गया था। 18 अगस्त 2025 को हमने एक केंद्रीय विशेषज्ञ दल का गठन किया, जिसने प्रभावित, विशेषकर कर्नाटक राज्य में प्रभावित जिलों का दौरा किया। वहां के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों के साथ बैठकर मूल्यांकन भी किया। और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अल्पकालिक रूप से प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नियंत्रण कार्रवाई जैसे जैविक नियंत्रण पद्धतियों का उपयोग, परजीवी उत्पादन केंद्रों का विस्तार, वैज्ञानिक छिड़काव, इन तकनीकों को अपनाकर इन रोगों पर काबू पाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालिक रूप से मृदा पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन, नियमित निगरानी दलों का गठन, एकीकृत कीट प्रबंधन को हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ब्लैक हेडेड सुंडी और व्हाइट फ्लाई समूह के नियंत्रण हेतु परजीवी कीटों का विमोचन, प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण, यांत्रिक सफाई, जैव कीटनाशकों के उपयोग और वैज्ञानिक समय निर्धारण पर आधारित छिड़काव को भी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे थे, हमने इस पोलाची क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग किसान, खंडित जोतें होती है, उनकी असंगत उत्पादकता होती है, सीमित आधुनिक तकनीकी नारियल के उत्पादन को और विकास को बाधित करती है। इसलिए कलेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो छोटे किसानों को संगठित समूहों में जोड़कर वैज्ञानिक कृषि, नर्सरी, सटीक सिंचाई, कीट निगरानी जैसी सेवाओं तक सामूहिक पहुंच प्रदान करता है, हमने सीडीपी बनाने का वहां फैसला किया था। वो अभी प्रक्रिया में है। कच्चे नारियल और कोपरा पर अत्यधिक निर्भरता किसानों के मूल्य के उतार चढ़ाव को भी प्रभावित करती है। इसलिए सीडीपी के माध्यम से
आधुनिक कोपरा ड्रायर, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिटें, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल दूध, नीरा जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों की इकाइयां भी इस सीडीपी के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है। कोयम्बटूर की ये पास है, इसलिए अच्छी लॉजिस्टिक सुविधा भी वहाँ है और प्रोसेसिंग का काम भी बहुत अधिक किया जा सकता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रस्तावित किया है कि वह एक नारियल के क्लस्टर को हम लोग स्थापित करेंगे। प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय चल रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ரூபாய் 250 கோடி கொத்து மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பூச்சி மேலாண்மை நோயால் இழந்த 1 லட்சம் மரக்கன்றுகளை மீண்டும் நடவு செய்தல் மற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள 3 லட்சம் மரங்களை மறுவாழ்வு செய்தல் உள்ளிட்ட அறிவியல் தலையீடுகளுக்கு ஏதேனும் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதா? அப்படியானால் இந்த உயிரியல் ஆபத்து தணிப்பு நடவடிக்கைகளான செயல்படுத்துதல் வழிமுறை மற்றும் காலக்கெடு என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறோம். மேலும் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை ரேஷன் கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதற்கான திட்டம் ஏதேனும் அரசிடம் உள்ளதா என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के नियंत्रण के बारे में निवेदन किया। रूट बिल्ड रोग, बट रॉट, स्टेम ब्लीडिंग रोग, लीफ स्पॉट, ग्रे लीफ स्पॉट, फूट रॉट, लीफ ब्लाइट, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हम ये और विचार कर रहे हैं कि ये रोग आते हैं कई बार क्लीन प्लांट ना होने की वजह से, और इसलिए नारियल के क्षेत्र में भी हम नर्सरी भी लगाने का, नारियल हमारा जो बोर्ड है अच्छे पौधे उत्पादित करने का काम भी कर रहा है, लेकिन वो मात्रा पर्याप्त नहीं है, और इसलिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी एक शुरू करके हम बड़ी मात्रा में क्लीन प्लांट नारियल के हम वहाँ नर्सरी में तैयार करके किसानों को दे पाए, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर प्रयत्न करेंगे। CTR बालू जी। Honorable Speaker, sir, the Honorable Minister has answered, has replied only Pollachi specific, whereas during Kaja cyclone, the area of Pattukottai in Tanjavur district, Tindikal, and rest of South Tamil Nadu have been affected very heavily. Lakhs and lakhs of trees have been uprooted. And I want to know whether the government, the union government will come forward to help the farmers, wherein they are not only suffering because of the root disease, but also heavy loss due to cyclone. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के संदर्भ में बात कही थी तो संपूर्ण नारियल उत्पादक राज्यों के लिए कही थी। चक्रवात इत्यादि के द्वारा भी अगर पेड़ उखड़े हैं और फसल खराब हुई है तो वहाँ भी नए बागों को लगाने के लिए नारियल बोर्ड वहाँ सहायता प्रदान करता है। मैं एक बार और विस्तार से माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करके वहाँ क्या उपाय आवश्यक है, क्योंकि मूल रूप से तो राज्य सरकार को करना है। हम राज्य सरकार को मदद करने का काम करते हैं, तो नारियल विकास बोर्ड जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करें। क्वेश्चन नंबर 124 124 श्री अनूप संजय दोत्रे। क्वेश्चन नंबर 124। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। I thank Honorable PM Sir, Honorable Agriculture Minister for selecting my district under HDPS cotton, which relates to sustainable agriculture. So my question is, what are the key initiatives taken under National Mission for Sustainable Agriculture to promote sustainable and climate resilient agriculture practices across the country? माननीय अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़े संकट के रूप में सामने आया है। हमने इस बार भी देखा, लगातार 6 महीने तक बारिश होती रही,
धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के खतरों को पहचाना है और सारी दुनिया के सामने ये संकट खड़ा है। इसलिए उन्होंने जीरो नेट का 2070 तक एक लक्ष्य भारत के सामने रखा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के खतरों से भारत की कृषि को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए तापमान के कारण बीजों की नई किस्में पहली आवश्यकता है और मुझे बताती है प्रसन्नता है। ये माननीय सदस्यगण यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बढ़ते हुए तापमान में हीट वेव के कारण, कोल्ड वेव के कारण भी फसलों का उत्पादन ना घटे, इसलिए पिछले 10 साल में आईसीआर ने लगभग 2900 नई किस्में जारी की है, जिनमें से 2661 किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट है या जलवायु अनुकूल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल फरवरी और मार्च में गर्मी अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन इन्हीं बीजों के कारण फसलों का उत्पादन घटा नहीं बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी बचे, क्योंकि हमारे कई इलाके ऐसे हो गए हैं जहां जल का स्तर काफी नीचे चला गया है, इसलिए पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को पानी के पहुंचाना और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि एक एक बूंद पानी का ठीक उपयोग करेंगे। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की, जिसमें 1,06,00,000 हेक्टेयर एरिया को माइक्रो इरिगेशन के तहत कवर करने का काम किया गया है, जिससे 97 लाख किसानों को फायदा हुआ है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री विजनरी है, दूरदर्शी है। केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग मृदा के स्वास्थ्य को, सॉइल हेल्थ को भी खराब कर रहा है और अगर ये असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग होता रहा तो एक दिन वो आएगा जब धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। और इसलिए भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन पिछले साल ही लॉन्च किया है। हमारी कोशिश है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ किसानों को हम सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं और 18 लाख हेक्टेयर में कम से कम हम प्राकृतिक खेती कर पाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15 लाख से ज्यादा किसान इसके लिए तैयार हुए हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने बायो रिसोर्स सेंटर्स भी 3000 से ज्यादा खोले, जहां प्राकृतिक कृषि के लिए बीजामृत, घनजीवामृत इत्यादि तैयार मिल जाए और प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके प्रमाणन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों में हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दें, सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान चला हुआ है, क्योंकि सॉइल में कौन कौन से तत्व है किसान को कई बार यही पता नहीं होता और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती में किस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत है ये तो किसान को पता चले। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 25 करोड़ 61 लाख बनाए गए हैं ताकि वो संतुलित उपयोग उर्वरकों का कर सके और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हमने शुरू की है। तो कोशिश हमारी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए अनेकों प्रयास भारत सरकार कर रही है। सप्लीमेंट्री माननीय Sir, my supplementary question is, what effort has the government made to promote sustainable agriculture in Maharashtra? माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी हमने इन परिस्थितियों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया है
और ICR की एक परियोजना नीकरा, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार, उसका क्रियान्वयन हम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और जिला स्तर पर भी, केवल प्रदेश के स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर भी कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करने का काम करती है। नीकरा के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम नांदेड़ और बीड़ जैसे 2 जिलों को अत्यधिक जोखिम वाला जिला माना गया है, हम वहां कर रहे हैं। और नंदुरबार, अकोला, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी, जालना, अहमदनगर, लातूर और उस्मानाबाद जैसे 11 जिले जो अधिक जोखिम की श्रेणी में आते हैं, इनमें नीकरा के इनमें से 6 जिलों में अहमदनगर, बीड़, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद में नीकरा के पायलट प्रोजेक्ट हमने क्रियान्वित करने का काम किया है। हमने प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में सामुदायिक तालाब, चेक डैमों की डीसिल्टिंग, जलकुंड, सोयाबीन, बाजरा और कपास में नाली सिंचाई, ट्रांस ब्रांड तैयार करना, कपास और चना में सूक्ष्म सिंचाई, फलों और सब्जियों में मल्चिंग, लघु अवधि सोयाबीन और काबुली चना की किस्में, इंटर क्रॉपिंग, बहुत से प्रयास माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से अगर बताऊं तो अनेकों प्रयास नीकरा के माध्यम से महाराष्ट्र में खेती जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचे, इसके लिए किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर ड्राफ्ट बोर क्राफ्ट की योजना भी हमारी क्रियाशील हमने की है और पशुपालन जैसे कामों पर भी क्या असर पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का, उसका अध्ययन भी हम वहां निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी PDMC योजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र को बधाई दूंगा, वो बहुत अच्छा क्रियान्वयन कर रहे हैं। अब तक राज्य को 3021 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं और 11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। लगभग 11 लाख किसानों को लाभान्वित भी किया गया है और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, सारे प्रयोग हम महाराष्ट्र में करने का राज्य सरकार के सहयोग से प्रयत्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 श्री भाऊ साहेब। क्वेश्चन नंबर 125। केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि विमुक्त, घुमंतु और आधो घुमंतु जनजातियों के विकास एवं उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सीड योजना के क्या परिणाम महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वो समुदाय हैं जो अपने जीवन यापन और अपने आवासीय ठिकानों के लिए ज्यादातर जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते आए हैं। कालांतर के चलते, परिस्थितियों में और पर्यावरण के बदलाव के चलते इनके रहने सहने में काफी परिवर्तन आया। परंपरागत रूप से ये जो काम करते चले आ रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होते हैं और ज़्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं और इस कारण से कोई एक स्थायी ठिकाना इनका नहीं बन पाता है, ना ही आजीविका का कोई स्थायी इनका साधन हो पाता है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, इनके जो परंपरागत काम थे, जैसे लोहगढ़िया लोहे का काम करते थे, बंजारे लोग, सपेरे लोग, मदारी लोग, तो इनके काम जो है ना बंद होते चले गए। सरकार ने 21 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया और इसका उद्देश्य, ये बोर्ड जो हमारे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं, इन समुदायों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का काम, उन्हें कार्यान्वित करना और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर ऐसे समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जो कार्यक्रम इनके लिए बनाए जाते हैं, उनके पहुंच और पात्रता में अंतर का उसका निर्धारण करना और संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ में
ये सुनिश्चित करना कि ये कार्यक्रम विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में हो रही प्रगति और निगरानी पर उस पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके साथ ही 16 फरवरी 2022 को डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना सीड का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में सीड योजना का जो माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी मांगी गई है, महाराष्ट्र में सीड योजना के अंतर्गत 16 जिलों में ये योजना लागू की जा रही है, जिसमें निर्माण संस्था 3 जिलों में छत्रपति संभाजीनगर, बीड एवं जालना में काम कर रही है। नवचेतना संस्था 7 जिलों में परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, सोलापुर, पुणे एवं बुल्ढाना में। इसी तरह से धान फाउंडेशन 6 जिलों में हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, वाशिम एवं वर्धा में काम कर रही है। महाराष्ट्र में कुल 800 स्व सहायता समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध 766 समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 9026 लाभार्थी शामिल हैं। अहमदनगर जिले में माननीय मंत्री जी, नवचेतना संस्था 2 प्रखंडों में काम कर रही है। माननीय मंत्रीगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने 20 क्वेश्चन खुलते हैं, आखिर 20 बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आते हैं 543 में, सबको मौका मिलना चाहिए। संक्षिप्त बात बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीड योजना का तो जानकारी उन्होंने चाही थी। हाँ। इस कारण से उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मैंने रखने का प्रयास किया, और विशेष जानकारी अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं तो हम उनके साथ में बैठकर उनको महाराष्ट्र के संबंध में और जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ऑनरेबल सदस्य, जाति के प्रमाण पत्र के अभाव में इस समुदाय को केवल 10% लोगों को लाभ मिलता है। महाराष्ट्र में घर घर जाकर इंक्वायरी करके जात प्रमाण पत्र दिया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह योजना अन्य राज्यों में ही लागू करने के लिए आपके माध्यम से हेतु निर्देश माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि कई राज्यों में अभी डीएनटी के प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, पात्रता के अभाव के कारण वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में मंत्रालय ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अच्छा मॉडल है, क्या वो मॉडल और राज्य भी लागू करेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनको भी बता दो जारी करने के लिए, क्यों मंत्री जी, उनको भी बताओगे जारी करने के लिए? बाकी राज्यों को भी जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और हमारे रीजनल स्तर पर हमारी जो बैठकें होती हैं, वहाँ के माननीय मंत्रियों के साथ में, माननीय सचिवों के साथ में, उन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी से अनुरोध किया जा रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो जातियां हैं जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आजाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको क्योंकि ये जैसा मंत्री जी की पलायन करते हैं, तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती, और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी जी बैठो। घुमंतु जातियों के जहां जहां भी डेरे होते हैं, सभी मान्य सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वह जन सहयोग से ऐसी जातियों के अध्ययन के लिए वहीं पर 3-3 महीने का अगर शिक्षा का केंद्र लगाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। ये प्रयास मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य के द्वारा जो कुछ राज्यों का उल्लेख करते उनके संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में 2015 में इदाते आयोग बनाया गया, 14 में बनाया गया, जिसने 2015 में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 15 करोड़ की अनुमानित संख्या आयोग के द्वारा बताई गई। राज्यों में जिन राज्यों में विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के बंधु पाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए जो सीड योजना के अंतर्गत सारे राज्यों में काम किए जा रहे हैं, इसमें आजीविका घटक के अंतर्गत उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, निःशुल्क कोचिंग के लिए, उनके स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाए जाने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार के द्वारा इस संबंध में काफी तत्परता से काम किए जा रहे हैं। आजीविका घटक में 15 करोड़ की संख्या बताई कि 15 करोड़ जो है ना, हम तो सभी को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक जो है ना, उसको भी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। श्री कृष्णा प्रसाद टेनिटी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि डीएनटी समुदायों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के विकास के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन किया गया और इनके विकास के लिए, कल्याण के लिए सीड योजना बनाई गई। उस सीड योजना के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 में ये बोर्ड की स्थापना हुई और बोर्ड के साथ ही साथ सीड योजना के अंतर्गत आवास घटक, उनके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्ड, उनके शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए और इन समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, साथ ही साथ उनको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के साथ में जोड़ करके यहाँ के साथ ही साथ जैसे अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा का लाभ मिलता है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में, उस योजना का लाभ हमारे डीएनटी समुदाय के छात्रों को भी मिले। इसी तरह से आवास घटक योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डीएनटी समुदाय के बंधुओं को भी उनको राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है भूमि उपलब्ध कराने के लिए, उनकी सूची बनाने के लिए। केवल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3047 लाभार्थियों की सूची इस आवास योजना घटक के अंतर्गत भेजी गई है। बाकी राज्यों से सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि इन सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वो सरकार के साथ में सहयोग करने का अनुरोध करें। श्रीमती कनिमोजी। Sir, thank you, sir. So there are many individuals belonging to scheduled tribes from. So there are many individuals belonging to different scheduled tribes across the country, but there are discrepancies when it comes to the central verification database and what is there in the state governments. And because of that, many individuals from different states are not able to use or benefit from the union government schemes. So how does the union government plan to avoid these discrepancies and solve these problems? Thank you. माननीय सभापति महोदय जी, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय की 1200 समुदाय की देश भर में गणना की गई है, 1262, और इसमें से विमुक्त घुमंतु समुदाय के 425, घुमंतु समुदाय के 810, अर्ध घुमंतु समुदाय के 27
और अब वर्गीकृत जो ना एससी में आते हैं, ना विमुक्त में आते हैं, ना एसटी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, ऐसे 268 ऐसे जो इन समुदायों की पहचान पूर्ण करने समिति का गठन किया गया है कि इनको भी जो है ना हम सभी राज्य सरकारों के साथ में इस बात के लिए बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ में बैठ के भी कर रहे हैं कि हमारे डीएनटी समुदाय के सारे बंधुओं को, चाहे वो एससी में आते हों, चाहे एसटी में आते हों, या वो ओबीसी में आते हों और इनमें भी नहीं आते हैं, तो इन सभी को जो है ना बाकी वर्गों के समान हमारे डीएनटी समुदाय को शासन की सारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हम बैठ के भी करते हैं और रीजनल स्तर पर भी बैठक करने की समीक्षा भी करते हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृत नहीं दी है। आइटम नंबर 2, श्री जितेंद्र प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से